क्या आपने कभी सुना है किसी की मौत के बाद भी उसका दिल धड़क रहा हो? क्या एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए अपनी आत्मा तक दांव पर लगा सकता है? और क्या हो अगर बेटी के शरीर में कोई ऐसा मेहमान आ गया हो जो नर्क से आया है? दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि हम लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। डेविल्स डे की शुरुआत एक बेहद डरावने सीन से होती है। एक प्रीस्ट जिसका नाम फादर बेन है, एक लड़की सुमी पर एक्सर्सिज्म कर रहा होता है। कमरे के बाहर उसकी धड़कनें थामे बैठा होता है उसका पिता सोंगडू। सुमी दर्द से चीख रही है। उसकी चीखों में ऐसा कंपन है मानो पूरा कमरा हिल जाए। थोड़ी देर बाद फादर बेन बाहर आता है। उसके हाथ खून से सने होते हैं। वो सोंगडू को भरोसा दिलाता है, एक्सर्सिज्म सफल रहा, अब सुमी पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सोंगडू और उसकी पत्नी जेसिका अपनी बेटी को देखने जाते हैं। सुमी शांत है, पर कुछ ही पलों में उसकी सांसें थम जाती है। सोंगडू उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। यह दृश्य हर किसी को झकझोर देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि सुमी को गंभीर दिल की बीमारी थी। सोंगडू, जो एक नामी सर्जन भी है, उसने सुमी से वादा किया था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा। फिर भी वो हार जाता है। वर्तमान में सुमी का अंतिम संस्कार हो रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है मौत बीमारी की वजह से हुई, लेकिन सवाल उठता है सुमी का तो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, फिर अचानक ये कैसे हुआ? सोंगडू सुमी के हाथ में वही ब्रेसलेट पहनाता है जो उसने उसे तोहफे में दिया था। लेकिन जब फ्यूनरल खत्म होता है, अफवाहें फैलने लगती हैं। क्या सर्जरी सही से हुई थी या सोंगडू से कोई गलती हो गई? इन सवालों के बीच सोंगडू को अजीब विजन आने लगते हैं। सर्जरी के सीन, अनजान आवाजें और एक घंटी की डरावनी गूंज। दूसरी ओर फादर बेन के हाथों पर पंजों जैसे गहरे घाव होते हैं, मानो किसी जंगली जानवर ने हमला किया हो। असल में यह हमला उसी दानव का था जिसने सुमी को अपने कब्जे में ले रखा था। एक्सर्सिज्म की रिकॉर्डिंग में वो सब कुछ साफ साफ नजर आता है। बेन को एक रशियन कहावत याद आती है, हम सब एक हैं। और तभी पता चलता है दानव का नाम है बैरियर। फादर बेन के विजन से पता चलता है कि वो पहले आर्मी में था और एक बार उसके दोस्त को भी ऐसे ही दानव ने पकड़ लिया था। तब भी उसने एक्सर्सिज्म किया था, पर दोस्त को बचा नहीं पाया। यही कारण था कि वो सुमी को बचाकर अपने पिछले पाप का प्रायश्चित करना चाहता था। लेकिन फिर से वही गलती दोहरा बैठा। अब सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। फ्यूनरल हॉल में सुमी के स्कूल के सभी दोस्त और टीचर्स मौजूद थे, लेकिन माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी, क्योंकि उनमें से कई लोग सुमी से नाराज थे। हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद से उसका बर्ताव बिल्कुल बदल गया था। वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगी थी। एक बार उसने अपने क्लासमेट को इतनी जोर से धक्का दे दिया था कि उसकी बाजू टूट गई। ऐसा लग रहा था कि सुमी के अंदर कोई अज्ञात शक्ति बस गई है, शायद दानवी ताकत। लेकिन सवाल यह था, आखिर ये पोसेशन हुआ कैसे? तभी एक लड़की सुमी के बारे में बुरा भला कहने लगती है। पास ही उसके पिता सोंगडू बैठे थे, जो अजीब अजीब विजन देखने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सीलिंग से खून टपक रहा हो। अचानक वही लड़की जो सुमी को गलत कह रही थी, गला घुटने के कारण तड़पने लगती है। सोंगडू तुरंत उसकी मदद करता है और जैसे ही वो मुंह खोलती है, उसके अंदर से बालों का एक बड़ा गुच्छा बाहर गिरता है। यह नजारा बेहद शॉकिंग था, मानो कोई अनदेखी ताकत सुमी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर रही हो। इसके बाद कैमरा मोर्टिशन की ओर शिफ्ट होता है, जो सुमी की डेड बॉडी को फ्रिज में रखकर जाने ही वाला था। तभी फ्रिज का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। डर के मारे मोर्टिशन का पसीना छूट जाता है। तभी वहां सोंगडू आता है और गुस्से में कहता है, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, डेड बॉडी को फ्रीजर में मत रखना। सोंगडू गुस्से से बाहर चला जाता है। रात में जब सभी सो रहे होते हैं, सोंगडू को अचानक सुमी अपने सामने दिखाई देती है।
वो पास जाकर देखता है, पर ये उसका भूत था। अचानक उसके चश्मे टूट जाते हैं। तभी वो नींद से चौंक कर उठता है। क्या ये सपना था या हकीकत? लेकिन जब वो अपने चश्मे को देखता है, वो सचमुच टूटा हुआ था। ये और भी डरावना था। क्या ये महज एक नाइटमेयर था या कुछ उससे भी ज्यादा डरावना? सोंग डू का शक अब यकीन में बदल चुका था। कोई अदृश्य ताकत जरूर है जो अपना एहसास दिला रही है। वो तुरंत मोर्चरी में जाता है और देखता है कि मोर्टिशन फिर से सुमी की डेड बॉडी को फ्रिज में रख रहा है। वो उसे बाहर भेजकर दरवाजा लॉक कर देता है और सुमी की लाश को बाहर निकालकर पास बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद सुमी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। अब कहानी का सीन दोबारा फादर बेन की ओर शिफ्ट होता है, जो हेड प्रीस्ट से मिलने गया था। वहां वो पूरी घटना बताता है। हेड प्रीस्ट उसे चेतावनी देते हुए कहता है, इन सब से दूर रहो, वरना वही होगा जो तुम्हारे दोस्त के साथ हुआ था। यही खुलासा होता है कि फादर बेन का दोस्त भी एक समय डीमन का शिकार बन गया था। वो न केवल मारा गया, बल्कि उसकी मौत एक भयानक एक्सर्सिज्म के दौरान हुई। हेड प्रीस्ट बताते हैं कि उन्होंने सुमी की आत्मा की शांति के लिए मास प्रेयर रखी है। इसके बाद हम सुमी की आखिरी सेरेमनी देखते हैं। सब रिश्तेदार उसे अंतिम बार देखने आए हैं, पर हैरानी की बात यह है कि सुमी के चेहरे पर जो गहरे घाव थे, वो अब पूरी तरह गायब है। बाहर खड़ा सोंग डू अचानक देखता है कि सुमी अपनी आंखें खोलती है। वो घबराकर अंदर भागता है और सबको बताता है कि वो जिंदा है। लेकिन लोग सोचते हैं कि सदमे में आने की वजह से वो भ्रमित हो गया है। आखिर कौन मानता कि मृत शरीर जिंदा हो सकता है? उधर प्रीस्ट एक डीमन के बारे में गहरी जानकारी निकाल लेता है। असल में इजराइल के नजारेत में एक महिला ने कंजॉइंट ट्विंस को जन्म दिया था। एक का नाम था बैरियल, जबकि दूसरा बिना नाम का रहा। दोनों बच्चों में दानवी शक्तियां समाई हुई थी। वो लोगों को एक दूसरे को मारने के लिए उकसाते, दिमाग पर कब्जा करते और कईयों को आत्महत्या तक करने को मजबूर कर देते। तभी एक प्राचीन प्रीस्ट ने उस अननेम डेमन को बैरियल के दिल में सील कर दिया। उनका प्रतीक चिन्ह था पतंगा, मौथ ऑफ डेथ। इस बीच सुमी का छोटा भाई देखता है कि सुमी की लाश के मुंह से पतंगे निकल रहे हैं। हेड प्रीस्ट भी इसे देखकर प्रार्थना शुरू करता है, लेकिन अचानक डीमन उसके मन पर काबू पा लेता है। हेड प्रीस्ट को अजीब विजन दिखते हैं, ऑपरेशन थिएटर, खून और मौत के साए। लेकिन सच में जो पतंगे वो देख रहा था, वो सिर्फ एक भ्रम थे। इसी चक्कर में वो खुद को घायल कर लेता है और अपनी आंखों तक को नुकसान पहुंचा लेता है। किताब में लिखा सच अब सामने था। डीमन इंसानों को या तो एक दूसरे का खून करने पर मजबूर करता है या खुद की जान लेने पर। प्रीस्ट मोर्चरी में आता है। सुमी की बॉडी पर वो पवित्र जल छिड़कता है। तभी सोंग डू और उसकी पत्नी जेसिका वहां पहुंचते हैं। जेसिका देखती है कि सुमी की छाती पर एक काला निशान उभर आया है, जो डीमन की मौजूदगी का संकेत है। और अब असली टकराव की शुरुआत होती है। अब असली रहस्य सामने आता है। फादर बेन सोंग डू से एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसकी रूह तक हिला देता है। सुमी की सर्जरी के लिए जो हार्ट लाया गया था, वो आखिर आया कहां से? क्योंकि फादर बेन को पता है, जिस इंसान का वो हार्ट था, उसकी बॉडी के अंदर एक भयानक डेमन बसा हुआ था। और अब वो डेमन सुमी की बॉडी में है। उसे खत्म करने का एक ही तरीका है, उसकी बॉडी को जलाना, वरना 3 दिन बाद वो डेमन आजाद होकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाएगा और तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा। ये सुनते ही सोंग डू आग बबूला हो उठता है, क्योंकि उसके दिल में अभी भी उम्मीद है। सुमी जिंदा है, लेकिन सच्चाई और डरावनी है। सोंग डू को पता चलता है कि वो हार्ट एक ऐसी लड़की से मिला था जिसकी बॉडी पूरी तरह जल चुकी थी और उसकी आंखों में अजीब सी परछाई थी। वो गुस्से में अस्पताल पहुंचता है और अपने सर्जन दोस्त को पीटने लगता है, जिसने ये हार्ट अरेंज किया था। सर्जन बताता है वो हार्ट एक रशियन महिला की बेटी का था।
अब सोंग डू बिना समय गवाए उस रशियन महिला से मिलने पहुंचता है, लेकिन पता चलता है वो किसी शैतानी कल्ट से जुड़ी हुई है। उस कल्ट का निशान, मौत का टैटू, हर सदस्य के हाथ पर अंकित है। जैसे ही सोंग डू वहां पहुंचता है, कल्ट के बॉडीगार्ड्स उसे बेरमी से पीटकर बेहोश कर देते हैं। जब होश आता है, उसके सामने वही रशियन महिला खड़ी होती है। वो बताती है कैसे उसने डेमन को अपनी बेटी की बॉडी में समन किया था, लेकिन रशियन ऑर्थोडॉक्स चर्च ने उस जगह आग लगा दी। बेटी की बॉडी जल गई, डेमन कमजोर हो गए और वो खुद भी आग में झुलस गई। तभी उसे पता चलता है सोंग डू की बेटी को हार्ट की बीमारी है और वो जानती थी वो अपनी बेटी को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। इसी बीच फादर बेन भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाता है। वो बॉडीगार्ड्स को हराकर अंदर आता है और देखता है कि महिला सोंग डू को मारने ही वाली है। बेन बाइबल की वर्सेस चांट करना शुरू करता है। महिला चीखने लगती है क्योंकि वो भी डेमन से बंधी हुई है। मरने से पहले वो एक नाम फुसफुसाती है, इगामल। वो दूसरा डेमन है जो अब मुक्त होने वाला है। अब सोंग डू सुमी के पास लौटता है, लेकिन डेमन उसके पीछे फादर बेन पर हमला करता है। उसे उसके अतीत के अपराधों की याद दिलाता है, उसे मैनिपुलेट करता है, यहां तक कि उसके दोस्त का रूप लेकर उस पर हमला करता है। लेकिन फादर बेन अपने विश्वास को नहीं तोड़ता। वो डेमन के जाल से निकल आता है, क्योंकि ईश्वर पर भरोसा करना ही अंधकार से बाहर आने का एकमात्र रास्ता है। उसके बाद सभी लोग सुमी के कॉफिन को क्रेमेशन के लिए लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, कॉफिन अचानक इतना भारी हो जाता है कि कोई भी उसे उठा नहीं पाता। तभी सोंग डू वहां पहुंचता है और गुस्से में आकर कॉफिन को तोड़ देता है। सुमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है। सब लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसका बर्ताव अजीब लग रहा था। तभी फादर बेन भी आ जाता है और सुमी पर एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है। उसे अब उस दूसरे डेमन का नाम भी पता चल चुका था। लेकिन जैसे ही वो रिचुअल कर रहा होता है, पीछे से सोंग डू अचानक फादर बेन पर हमला कर देता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये डेमन्स सबके दिमाग से खेलते हैं। तभी अचानक सुमी की बॉडी हवा में उठने लगती है। एक डरावना दृश्य। तभी हम पहली बार डेमन्स को उनके असली रूप में देखते हैं। रशियन लेडी की जली हुई बेटी के चेहरे के पीछे छुपे हुए बैरियल और इगामेल। अचानक सुमी की बॉडी जोर से जमीन पर पटक दी जाती है, लेकिन अगले ही पल वो गायब हो जाती है। सोंग डू उसकी आवाज का पीछा करते हुए मोर्चरी तक पहुंचता है और वहां बेसमेंट में उसे पतंगों से ढकी हुई सुमी की बॉडी मिलती है। उसकी स्पिरिट सोंग डू से मदद मांग रही होती है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाता है, डेमन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। ये सब एक छलावा था। तभी फादर बेन आता है और सोंग डू से कहता है, ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये सिर्फ डेमन्स का भेष है। अगर इसे बचाना है तो मेरे साथ प्रार्थना करनी होगी। दोनों प्रार्थना शुरू करते हैं, लेकिन डेमन्स उन्हें डराने के लिए प्रीस्ट के पुराने घाव को फिर से खोल देते हैं और सोंग डू को विजन दिखाकर उसके हाथों फादर पर हमला करवा देते हैं। तभी सुमी की आत्मा खुद कहती है, होश में आओ, मुझे आजाद कर दो। सोंग डू होश में आता है, लेकिन देर हो चुकी थी। डेमन्स प्रीस्ट पर हमला कर उसे बेहोश कर देते हैं। फिर वो सुमी की बॉडी को पूरी तरह से अपने कब्जे में लेकर सोंग डू पर टूट पड़ते हैं। वो डरावने विजन्स में फंस जाता है। फिर अचानक डेमन्स एक सर्जिकल नाइफ, स्कैल्पल से सोंग डू के दिल पर वार कर देते हैं। इससे डेमन्स सुमी की बॉडी छोड़कर सोंग डू के शरीर में घुस जाते हैं। दरअसल प्रीस्ट वान ने बैरियल को सुमी की बॉडी से निकाल तो दिया था, लेकिन वो अभी पूरी तरह मुक्त नहीं था। इगामेल और बैरियल एक दूसरे के बिना आजाद नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने सोंग डू के शरीर को चुना, क्योंकि वही एकमात्र माध्यम था। इस पूरे समय इगामेल ने सुमी की हार्टबीट को रोके रखा ताकि सोंग डू उसकी बॉडी को जला न दे और उन्हें नया शरीर खोजने का मौका मिल सके। अब सीन शिफ्ट होता है बेसमेंट की ओर। अंधेरा, सन्नाटा और बेचैनी। तभी वहां आती है सोंग डू की पत्नी
जेसिका। लेकिन सॉन्ग डू कहीं नजर नहीं आता। तभी उसकी नजर सुमी पर पड़ती है, जिसकी धड़कनें अभी भी चल रही है। तुरंत सुमी और प्रीस्टवान दोनों को अस्पताल ले जाया जाता है। जैसे ही प्रीस्टवान होश में आता है, उसकी नजर छत पर उड़ती पतंगों पर जाती है। वो सीधा छत की ओर बढ़ता है और वहां उसे मिलता है सॉन्ग डू। प्रीस्टवान कहता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। पर सॉन्ग डू जानता था, उसके अंदर डीमन आ चुका है। अगर उसने गलती की तो न सिर्फ उसका परिवार बल्कि पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए वो बिना झिझके छत से कूद जाता है और एक कार पर आग गिरता है। कार का फ्यूल पाइप फट जाता है। सॉन्ग डू अपना लाइटर जलाता है और आग की लपटें उसे निगल लेती है। उसकी बलि के साथ डीमंस भी नर्क में वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो बिना हार्ट के सरवाइव ही नहीं कर सकते। कहानी का इमोशनल मोड कुछ महीने बाद। सुमी पूरी तरह ठीक हो चुकी है। वो अपने भाई और माँ के साथ सॉन्ग डू की श्राइन पर आती है। वहां वो कहती है, पापा ने वादा निभाया, लेकिन अपनी जान देकर। क्या यही सही था? फादर बेन समझाता है, तुम्हारे पिता ने वो किया जो कोई और नहीं कर सकता था। दो डीमंस को हराना आसान नहीं था। असल में डीमंस की योजना बेहद खतरनाक थी। उनका अस्तित्व हार्ट पर निर्भर था और नया होस्ट चाहिए था। इसलिए उन्होंने पहले सुमी की धड़कन रोक दी, पर वो कभी मरी नहीं थी। जब उन्हें सांगडू मिला, वो उसके अंदर प्रवेश कर गए। लेकिन सांगडू जानता था, अगर उसकी बॉडी इस दुनिया में रही तो अनगिनत निर्दोष मारे जाएंगे, और इसीलिए उसने अपनी जान कुर्बान कर दी। जैसे ही सुमी अपने पिता को विदाई देती है और प्रीस्टवान सोचता है, अगर ये लड़ाई खत्म हो गई तो अगला डीमन कौन होगा? बस और फिल्म खत्म। आखिरकार वो बलिदान जो एक बाप ने अपनी बेटी के लिए दिया, शैतानी सौदों से कहीं बड़ा था। क्या आप सोचते हैं कोई अपने परिवार को बचाने के लिए कितना दूर जा सकता है? डेविल्स डे आपको इस सवाल के जवाब में झकझोर कर रख देगी। कभी कभी बुराई को हराने का एक ही तरीका होता है, अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देना।